नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बांग्लादेश में हिंसा के बाद हिंदुओं के पलायन की खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात कहते हुए बीजेपी ने पूरे देश में सीएए और एनआरसी लागू करने की मांग की है ताकि बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में शरण दिया जा सके। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि बांग्लादेश के नागरिकों को शरण देने के लिए देश में सीएए और एनआरसी लागू करना ही होगा और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनकी देश विरोधी मानसिकता साबित होगी। अजय आलोक के बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। एक करोड़ 35 लाख हिंदुओं हैं, चुन चुन के टारगेट करके मारा जा रहा है। वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? अपनी जान कहां से बचाएंगे? शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में अराजक स्थिति पैदा हो गई। भीड़ ने सड़कों पर कब्जा कर रखा है। दूसरी ओर सेना हाथ बांधे खड़ी है। उत्पात की घटनाएं आम हो गई हैं। हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन की खबरों ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने मांग की है कि बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों को शरण देने के लिए देश में सीएए और एनआरसी लागू करना ही होगा। वो आएंगे भारत में ही और हमें उन्हें नागरिकता देनी ही पड़ेगी। सीएए एनआरसी हमने इसीलिए लाया था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव दूसरे राष्ट्रों में किया जाता है, अगर वो भारत आए तो उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। और साथ के साथ जो 4 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में अवैध रूप से बसे हुए हैं, उनको वापस भेजने का इंतजाम होना चाहिए। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच सीएए और एनआरसी पर राजनीति गर्माती जा रही है। आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव ने अजय आलोक के बयान पर हमला बोला है। आपकी बातों से ये तो लगता है कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, भारतवासियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंसानियत कहाँ है? अगर सबसे ऊंचा कोई धर्म है तो इंसानियत का है, और अगर कुछ आपकी मांग है तो अपनी पार्टी से मांगे। वहीं जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बांग्लादेश की हिंसा को देखते हुए भारत और बिहार सरकार अलर्ट है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा। चाहे किसी भी देश में अगर कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो उसके लिए भारत सरकार सक्षम है और भारत सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच जिस तरीके से बिहार में सीएए और एनआरसी पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सीएए और एनआरसी है क्या। सीएए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन कानून। ये नागरिकता देने वाला कानून है। इसके तहत भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसे भारतीय नागरिकों के नामों वाला रजिस्टर कह सकते हैं। इसमें अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने की बात है। फिलहाल सीएए पूरे देश में लागू है, जबकि एनआरसी सिर्फ असम में लागू है। न्यूज 18 के लिए पटना से अजय आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, वैसी भारत में भी हो सकती हैं, भले ही सतह पर चीजें सामान्य ही क्यों ना नजर आए। सलमान खुर्शीद शिक्षाविद, आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम की लॉन्चिंग के मौके पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country and the spread in our country. सलमान खुर्शीद का कहना है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इंडिया में भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद का ये बयान और इसके बाद जमकर विवाद हो रहा है, वार पलटवार हो रहे हैं। सलमान खान के इस बयान को काफ़ी ज़्यादा लोग अलग
माफ कीजिएगा, सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और बताते चलें आपको, कहा जा रहा है कि विवादित बयान दिया गया सलमान खुर्शीद की तरफ से। और बताते चलें आपको, सलमान खुर्शीद शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की लॉन्चिंग के मौके पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। बढ़ते खबरों में आगे, तेजस्वी के खिलाफ ईडी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब सियासत तेज है। पशुपालन मंत्री रेणु देवी ने कहा है कि जो जैसा करेगा उस पर वैसी ही कार्रवाई होती है। तो वहीं रेणु देवी ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की ओर आपको बताते चलें कि वहीं रेणु देवी ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की घोर निंदा की और घोर निंदा करते हुए सलमान खुर्शीद के बयान पर भी निशाना साधा। रेणु देवी ने कहा है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में काम करती है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया। देखिए उसके बारे में तो जो ईडी का अपना चार्ज होगा वो जैसा होगा, वो जो जैसा करेगा उसका काम वैसा होगा। मैडम, इसके बाद यात्रा पे निकल रहे तेजस्वी यादव, इस तरह की कार्रवाई हो रही है और यात्रा पे हमें पता नहीं है। ईडी को जो करना है अपना ईडी करेगा, उनका काम है। हमारा जो अपना काम है हम अपने काम। मैडम, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होना शुरू हो गया, मंदिरों ये तो बहुत शर्मनाक है, पूरे विश्व के लिए शर्मनाक है ये। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बांग्लादेश ऐसा हालात है, वो भारत में भी हो सकता है। छोड़िए, वो तो चाहते ही हैं, वही ने हिंदू और पाकिस्तान और इंडिया को बांटा है, तो उसको बांटने की कांग्रेस की कोशिश ही रहती है कि हम टुकड़े टुकड़े में गैंग के तो मालिक हैं। सलमान खुर्शीद के बयान पर सियासत सुलग चुकी है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनाते हैं आपको। खुर्शीद ने बयान दिया है, वो राहुल गांधी के इशारे पर बयान दिया है और हिंदुओं को धमकाने का हुआ, देश को धमकाने का। ये राहुल गांधी क्या चाहते हैं? भारत के सनातनियों के ऊपर प्रहार करना सलमान खुर्शीद को पता होनी चाहिए। जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो भारत में महाराणा प्रताप भी आए। दुनिया का एक आदर्श लोकतंत्र है भारत, उसमें इस तरह की बात जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद के इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। ये किस तरह की बयानबाजी है? क्या डराया जा रहा है? जनता को उकसाने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन पर सवाल किया जा रहा है और ये कहना कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में होगा। बांग्लादेश में तो जिंदा जलाए जा रहे हैं लोग, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है। क्या भारत में ये होने की बात वो कह रहे हैं? इमरजेंसी में जिन लोगों ने लोकतंत्र का वध किया, संविधान की हत्या किया, कश्मीर में जिन लोगों की मानसिकता झलकी, जिस तरह से कश्मीर में पलायन के लिए विवश किया, बहु बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करके धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया, ये कश्मीर से केरला से बंगाल तक पहुंच गए और बिहार में प्रवेश करने की मानसिकता को लेके देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ऐसे मानसिकता को कुचलने की जरूरत है और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि याद रखें कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं, ये भारत है। देखिए, तरह तरह की सोच वाले देश के अंदर लोग हैं और उनकी व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन पूरा देश, पूरा दुनिया शांति चाहता है, अमन चाहता है, भाईचारा चाहता है, प्रेम चाहता है। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में जल्द शुरू होगी नई बहाली प्रक्रिया। राज्य सरकार पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही नौकरी देगी। देखिए, 50% आरक्षण कोटे पर ही बिहार सरकार तैयार है और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण मामले पर सरकार को हरी झंडी नहीं मिली थी। अब कई विभाग में पेंडिंग रिजल्ट भी जारी हो सकेगा। अगले 4 दिनों में राज्य सरकार 50% आरक्षण पर ही फैसला लेगी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, पुराने आरक्षण का जो प्रतिशत था उस पर ही कहा जा रहा है कि बहाली होगी और जल्दी ही बहाली प्रक्रिया शुरू भी होने वाली है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, बिहार के लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होने वाला है, जो बहाली को लेकर इंतजार में थे, रिजल्ट को लेकर इंतजार में थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से
जिस प्रकार से राज्य सरकार को झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे सही करार दिया और 65% जो आरक्षण है वो अब बिहार में लागू नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी नहीं दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने कहा जा रहा है कि लीगल एडवाइस लिया है और उसके बाद जो लीगल ओपिनियन लिया गया है उसके आधार पर अब राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब 50% आरक्षण की सीमा के आधार पर ही बिहार में अब बहाली निकलेगी। और इसके साथ साथ जो पेंडिंग रिजल्ट है, चाहे वो TRE-3 की हो या फिर HM या हेड टीचर या बाकी विभाग में जो रिजल्ट है वह 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में लाखों की संख्या में कहा जा रहा है वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि नीतीश सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे, जिसकी अब आहट शुरू होने वाली है। और बता दें आपको 50% आरक्षण के आधार पर ही अब बिहार सरकार तैयारी में जुट गई है। 4 से 5 दिनों के अंदर बिहार सरकार पत्र जारी करेगी, जिसमें अब साफ रहेगा, सभी विभागों को हरी झंडी मिलेगी कि 50% आरक्षण के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाए। जी लक्ष्मी। और रजनीश, बहाली को लेकर के कब नोटिस जारी किया जा सकता है? क्योंकि देखिए 4 दिनों में तो कहा जा रहा है कि जो आरक्षण प्रतिशत है उस पर फैसला लेगी सरकार। देखिए, आरक्षण प्रतिशत पर जो फैसला लिया जाना था वो सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो गया है कि अब सितंबर में सुनवाई होगी। और राज्य सरकार के पास बड़ी चुनौती है कि जितनी भी वैकेंसी है घोषणा हो जाने के बाद वो जारी नहीं हो सकी है, क्योंकि 65% आरक्षण जो जातीय गणना था उसमें SC, ST और OBC को आरक्षण की सीमा बढ़ाकर लाभ दिया जाना था। लेकिन हाईकोर्ट में इस फैसले को एक तरह से सुना दिया था और इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। वहां भी राज्य सरकार को एक तरह से झटका लगा है, जिसके बाद अब बिहार में अब साफ तौर से क्लियर हो गया कि सरकार वेट एंड वॉच नहीं करेगी। अब पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है 50%, उसी के आधार पर अब रिजल्ट भी जारी होगा और नई जो बहाली प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी, जिसको लेकर लीगल जो ओपिनियन है वो राज्य सरकार ने ले लिया है। और 4 से 5 दिनों के अंदर राज्य सरकार यानी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक पत्र जारी होगा और सभी विभाग को ये कहीं ना कहीं पत्र की कॉपी दी जाएगी कि अब पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसी आधार पर आप विज्ञापन जारी करें, यानी ये वैकेंसी निकलेगी। जी ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी और लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला। न्यूज 18 को दिए खास इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने नाम लिए बगैर ये कहा कि आरजेडी वालों ने बिहार को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। यहां राजतंत्र नहीं है, जो किसी भी सीट पर उनका राज चलता रहेगा। तो आपको बता दें प्रशांत किशोर ने लालू और नीतीश दोनों बर्बाद करने में सबसे पहला नंबर पर तो आरजेडी के ही लोग हैं, जो कि दावा कर रहे हैं कि हमारे बाप दादा का विधानसभा में खड़ा होकर कहता है हमारे बाप दादा का है छोड़ देंगे। अरे तुम्हारे कोई राजतंत्र है? तुम्हारे बाप दादा का था, अब तुम्हारा रहेगा, इसके बाद तुम्हारे बेटे का रहेगा। और ये बिल्कुल शॉर्ट क्लिप आप देख रहे थे, लेकिन देखिए जनसुराज के संयोजक का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रशांत किशोर के बयान पर अब सियासत तेज हो चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है, तो बीजेपी ने प्रशांत किशोर के बयान का समर्थन करते हुए लालू प्रसाद को सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया। के कार्यकाल में जो कायाकल्प हुए, बिहार में उद्योग के क्षेत्र में जो कार्य हुए वो दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और जबकि एनडीए के कार्यकाल में जो कारखाने चल रहे थे वो भी बंद हो गए, लेकिन प्रशांत किशोर जी को ये बात नहीं दिखती है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी कहीं ना कहीं उसी के लिए बैटिंग कर रहे हैं जिसके लिए 2014 में किए थे। और 2024 में जब उनको उसकी स्थिति खराब महसूस हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब महसूस हुई, तो उनके लिए बैटिंग करना शुरू कर दिए। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार को लालू जी ने लूटा और बिहार को नेताओं ने लूटा। प्रशांत किशोर जी ये बताइए कि देश को अगर नेताओं ने लूटा, सभी नेताओं को तो आप लूटे हैं। आप बताइए कि आपके पास इतने पैसा कहाँ से आया? पता चला है कि ये पैसा आप नेताओं से लिए हैं। नेता आपको कहां से दिए? अगर कोई यह कहता है कि लालू प्रसाद जी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, तो ये तो सर्वविदित है। लालू प्रसाद जी ने नौकरी देने के बदले गरीबों की जमीन हड़प ली। लालू जी ने अपने राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं किया। अपने राजनीतिक जीवन में बड़े बड़े घोटाले कर अपने परिवार को लाभ पहुंचाया। अब तेजस्वी जी भी अपने पिता की राह पर चल रहे हैं। इस राह पर चलने वालों को जेल जाना तय है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आबादी के हिसाब से काबिल लोगों की हिस्सेदारी की वकालत की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा है कि सिर्फ नेता ही नहीं,
हर समाज में काबिल लोग होते हैं जिन्हें सामंजस्य बैठाकर मौका दिया जाना चाहिए। आपको बताते चलें, प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि हर समाज में काबिल लोग होते हैं जिन्हें सामंजस्य बिठा करके मौके दिए जाने चाहिए। प्रायोरिटी बिल्कुल साफ है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको भागीदारी मिले, सिर्फ विधायक के टिकट में नहीं, दल के बनाने में, दल के नीति निर्धारण में, दल के पदाधिकारी में, दल के नेतृत्व में और टिकटों में। लेकिन जो मूल बात है, जो हम लोग की सोच है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति है। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें काबिल अच्छे लोग नहीं हैं, और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज का है। भाई आप बहुत बड़े काबिल हैं तो किसी समाज के होंगे, कोई यादव हो सकता है, कोई कुशवाहा हो सकता है, कोई अति पिछड़ा हो सकता है, कोई दलित हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है। हम लोग काबिलियत के आधार पर चुन रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को जरूर निकालें। तो जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब बनाने वाले, बांटने वाले की नीयत अगर साफ हो तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि हर समाज के काबिल लोगों को उनकी संख्या के हिसाब से लाकर मौका दिया जाए। अब से कुछ ही देर के बाद रात 8 बजे सिर्फ न्यूज 18 पर देखिए जनसुराज के संयोजक का पूरा इंटरव्यू। प्रशांत किशोर के जाति वाले बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी और आरजेडी ने दोनों ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा प्रशांत किशोर अपने एजेंडे पर आ चुके हैं, तो आरजेडी ने प्रशांत किशोर और दलित और पिछड़ा विरोधी बताते हुए बीजेपी का एजेंट बताया। किशोर जी तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि बड़ा चले थे कि राज्य का हम भलाई करेंगे, लेकिन आ गए वो लालू जी के रास्ते पर, जातियों की बात करने लगे। अब ये भी लालू जी की भाषा बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी, इतना प्रतिशत की मुसलमान को देंगे, इतना यादव को देंगे। वही घिसा पिटा राजनीति पर प्रशांत किशोर जी आ गए, कुछ भी नया नहीं। देखिए, पांडे प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी का ही एक संगठन चलाता है जिसका पूरा बैकिंग भाजपा और भाजपा के पूंजीपतियों के द्वारा किया जाता है। एक घोर विरोधी है पांडे प्रशांत किशोर, दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, अल्पसंख्यकों का। ये व्यक्ति कभी भी इस बिहार के पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हितैषी नहीं हो सकता है। ये घोर विरोधी है, भाजपा का एजेंट है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पाकिस्तान ने कांग्रेस को आम भिजवाए हैं। कांग्रेस को पाकिस्तान का और क्या क्या अच्छा लग रहा है? क्या पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच कोई नापाक साजिश तो नहीं हो रही है? गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया है, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है गिरिराज सिंह ने, और पूछा है पाकिस्तान को और क्या क्या अच्छा लग रहा है? क्या पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच कोई नापाक साजिश तो नहीं हो रही है? अब उन्हें पाकिस्तान से आम आया, एम्बेसी ने भिजवाया। पाकिस्तान के और क्या क्या अच्छे लग रहे हैं? क्या कोई नापाक साजिश तो नहीं पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच हो रहा है? कृषि विभाग ने बिहार के किसानों को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया। जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को बचाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें वन और पर्यावरण विभाग, पंचायती राज, कृषि और गृह मंत्रालय की पुलिस शामिल रहेगी। नीलगाय और जंगली सुअर से फसलों को बचाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में दलहन और तिलहन की फसल के उत्पादन के लिए खास नीति बनाई जा रही है। साथ ही अनाज और सब्जी को बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में नीलगाय, जंगली सुअर और दूसरे जंगली जानवर किसानों की फसल को बर्बाद कर देते हैं, जिसको लेकर किसान लंबे समय से सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों ने इसको गंभीरता से लिया कि कैसे किसानों की समस्या को हम दूर कर सकें, और इसीलिए इन चारों विभागों की संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है। और अगले 2 सप्ताह के बाद आज भी उसकी बैठक है, लेकिन अगले 2 सप्ताह के बाद से राज्य में योजना बना के हम कैसे इनकी संख्या को नियंत्रित करें उस पर कार्रवाई भी।
मुजफ्फरपुर के गायघाट में विस्फोटक पदार्थ में ब्लास्ट से 5 बच्चे झुलस गए हैं। पूरा मामला गायघाट थाना के आपको बता दें कि बुआडी पंचायत के मुन्नी कल्याण गांव की है, जहां पर विस्फोटक पदार्थ में ब्लास्ट होने से अचानक से अफरा तफरी मच गई और इस घटना में 5 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गाँव के ही 2 बच्चे बाकी बच्चों को बुलाकर ले गए थे, जहाँ पर कोई विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हो गया जिसमें 5 बच्चे झुलस गए। गायघाट थाने के अंतर्गत एक ग्वारीडीह गांव है। ग्वारीडीह गांव में लगभग 5 बच्चे थे जो यूट्यूब पे देख के माचिस और पटाखे का बारूद निकाल के उन्हें एक टॉर्च में भरा था और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे नया पटाखा बना सकते हैं यूट्यूब पे देख के। उसी के दौरान वो विस्फोट हो गया है, जिसमें से 2 बच्चे अभी PSC में गए हैं जो आंशिक रूप से घायल हैं, उनके हाथ में थोड़ा इंजरी हुई है और जो अभी इलाजरत है, बाकी सब कुछ वहाँ पे ठीक है। DSP कमिश्नर है, वो स्वयं उस मामले को देख रही हैं। अभी लग रहा है जैसे कोई चीज मतलब पटाखा छूटता है, से जाता है, धुआं लगता है, उसी टाइप का है और ज़्यादा तो हल्का हल्का है, कोई खास नहीं है। अभी बम फोड़ा तो बम नहीं फूटा ना, उसको बारूद निकाल के आया उस सलाई के डिब्बा में रख कर फिर उसको सबको हवा आता था, सबको कहा कि मुड़ी झुकाओ, हम नहीं झुकाया, हम ऐसे कर दे और सब मुड़ी झुकाया। एक वो आग लगा के भाग गया, ऊपर उड़ा ना तो सबको ये घटना हो गया। अरवल से एक बड़ी खबर, सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में एक्शन लिया गया। एक शिक्षक सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए। परीक्षा केंद्र के बाहर प्रश्न पत्र सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। जिला मुख्यालय के परीक्षा केंद्र से गिरफ्तारी हुई। सभी की मोबाइल जब्त करके जानकारी ली जा रही है। तो ये जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, सॉल्वर गैंग हर तरफ सक्रिय है और ऐसे में आपको बता दें प्रशासन भी काफी एक्टिव है और सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के एक्शन यहां पर लिया गया है। एक शिक्षक सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जमुई से बड़ी खबर, सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा कदाचार मामले में गिरफ्तारी हुई है इनकी। बता दें आपको कि ब्लूटूथ डिवाइस और वॉकी टॉकी और 4 मोबाइल की बरामदगी हुई है। नगर थाना पुलिस की ये कार्रवाई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं। और बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।